हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में जो हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम, उसके जो बाकी सब पार्ट्स बचे हुए हैं हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक में दिया क्या हुआ है। आज जो हम सबसे पहला जो टॉपिक करेंगे उस टॉपिक का नाम क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया राइट टू फ्रीडम की इंपॉर्टेंस क्या होती है। हमने ये भी समझ लिया कि राइट टू लाइफ क्या होता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस होने के साथ साथ में हमने ये भी समझा था कि सुप्रीम कोर्ट कितने वाइडेस्ट तरीके से राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को इंटरप्रेट करा और उसकी वजह से हमारी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में काफ़ी सारे राइट्स इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, ताकि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को एक डिग्निटी की लाइफ मिल सके। अब हम समझते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन को। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, फिर उसके बाद हम रीड करेंगे। अभी तक हमें क्या पता है? अभी तक हमें ये पता है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना होता है तो कब अरेस्ट किया जाता है किसी व्यक्ति को? तभी अरेस्ट किया जाता है जब उसने कोई ना कोई क्राइम कमिट किया होता है, जब उसने कोई लॉ को वायलेट किया होता है। ठीक है, तो तब जनरली हम लोग उसको अरेस्ट करते हैं। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी है, जहाँ पर व्यक्ति ने अभी क्राइम नहीं करा है लेकिन तब भी उसको अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति को बिना क्राइम किए हुए भी अरेस्ट कर लिया जाता है इस शक के आधार पर कि वो फ्यूचर में कोई क्राइम कर सकता है, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कर सकता है जिसकी वजह से हमारे देश की पीस और सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है, तो हम क्या करेंगे? हम उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेंगे और इसी प्रकार के अरेस्ट को क्या कहा जाता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। ठीक है, दो शब्द हैं यहाँ, प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव का मतलब हम प्रिवेंट कर रहे हैं और डिटेंशन का मतलब क्या होता है? अरेस्ट। तो एक प्रिवेंटिव अरेस्ट है ताकि एक व्यक्ति जो गलत काम कर सकता है वो गलत काम ना करे। ऐसा काम वो कर सकता है जिसकी वजह से हमारे देश की सिक्योरिटी अगर खतरे में आ सकती है तो हम उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए उस पर्टिकुलर व्यक्ति को शक के आधार पर अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब रीड करते हैं। Sometimes a person can be arrested simply out of an apprehension that he or she is likely to engage in unlawful activity and imprisoned for some time without following the above mentioned procedure, and this is known as preventive detention. ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये चीज़ क्या होती है? ये चीज़ होती है हमारी प्रिवेंटिव डिटेंशन। ओके, तो सिंपल सी बात है कि अगर खतरा है हमारी सिक्योरिटी को किसी एक एक्टिविटी की वजह से, वो कुछ कर सकता है आने वाले टाइम में, तो हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। It means that if the government feels that a person can be a threat to law and order or the peace and security of the nation, it can detain or arrest that person. यही बात यहाँ पर बोली गई है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए थ्रेट है, हमारी कंट्री की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, कुछ गलत काम कर सकता है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कर सकता है ये, तो उसको क्या किया जाएगा? अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर सपोज किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पर अरेस्ट कर लिया गया है तो क्या होगा? फिर क्या होगा उसको रीड करते हैं। This preventive detention can be extended only for 3 months. After 3 months, such a case is brought before the advisory board for the review. तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर हमने किसी को ऐसे अरेस्ट कर लिया, प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पर उसको अरेस्ट कर लिया है, तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको 3 महीने तक अरेस्ट में रखेंगे। 3 महीने के बाद ऐसा केस कहाँ जाएगा? ऐसा केस हम लोग रखेंगे, पुलिस वाले रखेंगे जाकर एडवाइजरी बोर्ड के सामने। एडवाइजरी बोर्ड को थोड़ा सा समझ लो अब क्या होता है। एडवाइजरी बोर्ड बेसिकली एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, तो उनके सामने पुलिस अथॉरिटीज़ जाकर के बताती है कि क्यों इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, क्या क्या शक था, किस किस तरीके से कुछ काम कर सकता था। तो जो भी उनके पास एविडेंसेस है एडवाइजरी बोर्ड के सामने रखा जाता है और फिर जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या जो एविडेंस पुलिस ने दिए जिसकी वजह से एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है, तो क्या वो ठीक है, क्या वो लीगल एविडेंसेस हैं या फिर वो इनसफिशिएंट एविडेंसेस हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर जो एडवाइजरी बोर्ड है वो अपना डिसीजन देता है कि क्या उस व्यक्ति को और लंबे टाइम तक अरेस्ट में रखा जाना चाहिए या फिर उसको फ्री किया जाना चाहिए। आई होप चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, आगे रीड करते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। ऑन द फेस ऑफ इट प्रिवेंटिव डिटेंशन लुक्स लाइक एन इफेक्टिव टूल। अगर हम सिंपल सा देखें, जब भी हम ऐसे देखेंगे कि हाँ, जब हम बात कर रहे हैं अपने देश की सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है ना। नेशनल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। तो नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन एक इफ़ेक्टिव टूल नज़र आता है। क्या नज़र आता है? एक इफ़ेक्टिव टूल नज़र आता है कि हाँ, ये इसकी वजह से हम अपनी सिक्योरिटी को हमेशा इंश्योर कर सकते हैं। और अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट कुछ खतरा पैदा करने की कोशिश करेगा तो हम उसको क्या करेंगे? उसका वो गलत काम करने से पहले उसको अरेस्ट कर लेंगे ताकि हमारे लोग बचे रहे, उनकी जान पर कोई भी खतरा ना हो।
ठीक है, तो लगता है ना ये एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है कि ये एक इफेक्टिव टूल है जिससे हम अपनी पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। बट एक चीज़ और है, एक चीज़ और हमें समझने की ज़रूरत है। दिस प्रोविजन हैज़ ऑफन बीन मिसयूज बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर कभी कभी गवर्नमेंट ने, यानी कि पुलिस अथॉरिटीज़ जो एक तरीके से डिटेन करती है या अदर कोई अथॉरिटीज़ अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है शक के आधार पर, तो कभी कभी ये चीज़ मिसयूज़ भी हो रही है। कभी कभी प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो पावर गवर्नमेंट के हाथ में है उसको मिसयूज़ भी करती है गवर्नमेंट। एंड इसीलिए क्या बोला जाता है, इसीलिए मैनी पीपल थिंक दैट देयर मस्ट बी ग्रेटर सेफ गार्ड इन दिस लॉ सो दैट इट मे नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द पीपल फॉर रीजंस अदर देन विच आर रियली जस्टिफाइड। इसीलिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आकर के ये बोलते हैं कि देखो ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो पावर गवर्नमेंट के हाथों में है ना, ये मिसयूज़ अगर हो रही है तो इसके खिलाफ हमें कुछ सेफगार्ड्स लाने पड़ेंगे ताकि इसको मिसयूज़ ना करे कोई भी अथॉरिटी। क्योंकि देखो अगर शक के आधार पर पुलिस के पास कोई बहुत ज़्यादा सॉलिड प्रूफ नहीं है, सॉलिड एविडेंस नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया और बहुत लंबे टाइम तक उसको अरेस्ट करके रखा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से उसकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो चली गई ना उतने टाइम पीरियड के लिए, है कि नहीं, है ना। तो इसीलिए बोला जा रहा है दैट इन फैक्ट देर इज अ क्लियर टेंशन बिटवीन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड द प्रोविजन फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या हो रहा है, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी और प्रोविजन फॉर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उन दोनों में कन्फ्लिक्ट हो रही है। क्योंकि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये कहता है कि हर किसी को लाइफ मिलेगी, कोई लाइफ छीन नहीं सकता है और कोई किसी की लिबर्टी को छीन नहीं सकता है जब तक कि उसने क्राइम ना करा हो, जब तक कि उसने क्राइम ना करा हो। और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या कह रहा है कि क्राइम करने से पहले ही हम किसी को अरेस्ट कर लेंगे, शक के आधार पर अरेस्ट कर लेंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ उसकी तो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये जो राइट है वो वायलेट तो हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया, है ना। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कुछ लोग, इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि देखो यहाँ पर ज़रूरी है गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना होगा या फिर जुडिशरी को ये इंश्योर करना होगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की पावर को पुलिस अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट मिसयूज़ ना करे, क्योंकि इसकी वजह से लोगों के जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है वो अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो जब भी पुलिस को लगता है कि कोई सपोज़ हमारी सिक्योरिटी के खिलाफ कुछ कर सकता है, कोई किसी टेररिस्ट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, वो कुछ अटैक प्लानिंग कर रहे हैं इंडिया में, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर लेकर आएंगे पुलिस अथॉरिटीज़ और उसको क्या कर लेंगे, उसको फिर अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत ये एक ऐसा लॉ है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन को अलाउ करता है पुलिस अथॉरिटीज़ को कि किसी व्यक्ति को पुलिस डिटेन कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है एप्रीहेंशन के आधार पर। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें और समझनी है, जब हम डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या है, हम कह रहे हैं कि लोगों के राइट्स जितने ज़्यादा हो सकते हैं लोगों को राइट्स मिलने चाहिए। लेकिन वहीं पर हमारे यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे प्रोविज़न होना, प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे प्रोविज़न आर्टिकल 22 में है। तो ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे प्रोविज़न है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी छीना जा रहा है कुछ लोगों का। इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि देखो सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पर बात करी है। ये बोला है कि अगर किसी व्यक्ति को आप अरेस्ट कर रहे हो प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर, तो सफिशिएंट ग्राउंड्स होने चाहिए आपके पास सफिशिएंट एविडेंसेस होने चाहिए। आप मन मर्जी के मुताबिक किसी को किसी की लाइफ और लिबर्टी छीन नहीं सकते, उसके इस पर्टिकुलर राइट को वायलेट नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला है कि जो प्रॉपर स्टैंडर्ड है अरेस्ट करने के, उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए आप किसी को डिटेन करोगे प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत। यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी डिफेंड कर रहा है कि देखो राइट है आपके पास, ठीक है, गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि सिक्योरिटी को बचाए रखने के लिए आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो एप्रीहेंशन के आधार पर, बट इंश्योर दैट कि जो प्रोसीजर लेट डाउन है आप उसको फॉलो करो और ये राइट मिसयूज़ ना हो, ये पावर आपकी मिसयूज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी बार बार बोलता है एंड सुप्रीम कोर्ट कम्स इन द डिफेंस ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर राइट है जो हमने अंडरस्टैंड करा, हमने थोड़ा सा पूरी जानकारी ली राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। एक चीज़ और थोड़ी सी समझ लो, अगर सपोज़ किसी एक इंडिविजुअल को अरेस्ट कर लिया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर, तो क्या ऐसा है कि उसके पास कोई अधिकार नहीं है, फिर उसको अरेस्ट करके ही रखा जा सकता है, हमेशा पुलिस उसको अरेस्ट में रखेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति के पास भी अधिकार है, उस व्यक्ति के पास भी अधिकार है। इसीलिए हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग राइट्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं ना। तो फंडामेंटल राइट्स में ये है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत अगर किसी को अरेस्ट कर लिया गया है, तो फिर उस व्यक्ति के पास ये अधिकार होता है कि वो डिटेंशन ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है कोर्ट में जाकर। वो बता सकता है कि देखो पुलिस के पास कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, मेरे को ऐसे ही बेफालतू में अरेस्ट कर लिया गया है, और उस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया जा सकता है कोर्ट में।
बाय अ लॉयर। ठीक है, तो बस समझो कि अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर अरेस्ट कर लिया गया, इट डज़ नॉट मीन कि उसकी लाइफ और लिबर्टी हमेशा ख़त्म हो जाएगी। नहीं, वो चैलेंज भी कर सकता है और कोर्ट के पास जा सकता है, बता सकता है कि पुलिस ने प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं करा है, या पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है और पुलिस अपने पावर को मिसयूज़ कर रही है। ओके, सो वी शुड नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि हमारे पास अधिकार है प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, ताकि हम अपनी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर सकें। ओके, आई होप चीज़ें क्लियर होगी, एक पूरा आइडिया हो गया होगा। एक नई चीज़ थी, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ थी, हमें जानकारी होनी चाहिए कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है और किस तरीके से हमारे पास भी कुछ राइट होते हैं, जिसको डिटेन कर लिया जाता है उसके पास भी कुछ राइट्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जिसमें दिया हुआ है अदर फ्रीडम्स। यहाँ पर बेसिकली बाकी जो हमारे राइट टू फ्रीडम में अदर फ्रीडम्स हैं उसके बारे में दिया हुआ है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ही करनी है और समझना है, मोटी मोटी जानकारी तो हमें है ही। सबसे पहला है यहाँ पर कि राइट टू फ्रीडम इज़ नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, जब भी हम यहाँ पर बात करेंगे राइट टू फ्रीडम की, तो राइट टू फ्रीडम में जितने भी हमें फ्रीडम मिले हैं वो कोई भी फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है। ये चीज़ थोड़ी सी हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस करी थी, अब यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में चीज़ दी हुई है। जब हम कह रहे हैं कि कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि कुछ ग्राउंड्स हैं, कुछ बेसिस है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति का जो राइट टू फ्रीडम है उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। जैसे कि सबसे पहला राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये किस में है, ये आर्टिकल 19 में है। तो आर्टिकल 19 हमें क्या दे रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रहा है। तो हम अपनी बात को रख सकते हैं, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम जो करना चाहे कर सकते हैं। प्रेस, राइट टू प्रेस का भी यहाँ पर अधिकार है, एंड अदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में भी कुछ सब्जेक्ट है जिसके आधार पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। पहला पब्लिक ऑर्डर, पहला क्या है, पहला आ जाता है यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर। तो पब्लिक ऑर्डर के आधार पर, पीस के आधार पर और साथ ही साथ मोरालिटी के आधार पर भी हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको कर्टेल किया जा सकता है, उसके ऊपर लिमिटेशन लगाई जा सकती है। अगर हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की वजह से हम कोई हेट स्पीच सपोज दे रहे हैं, उसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, हमें पकड़ करके जेल में डाल देगी। ठीक है, या फिर हमें ये इंश्योर करेगी कि हम उस स्पीच को, हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो जिसकी वजह से हम लोगों के साथ बात कर रहे हैं, वो कर्टेल कर लिया जाए और हमें हो सकता है घर में ही रहने दिया जाए और हमें कभी भी फिर बाद में कोई पब्लिक रैली अटेंड करने ना दी जाए। क्योंकि हमें पता, क्योंकि हमने क्या कर दिया, अपने राइट्स का मिसयूज़ कर दिया और उसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर को अफेक्ट हमने कर दिया है। ठीक उसी तरीके से अगर सोसाइटी की पीस हमारे कुछ बोलने की वजह से, कुछ एक्सप्रेशन की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर हम सपोज किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से के मारे क्या कर रहा है, गुस्से को एक्सप्रेस कर रहा है और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, नहीं कर सकते। ठीक है, सोसाइटी के पीस को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ पर जितने भी फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, हम उसको मिसयूज़ नहीं कर सकते। अगर हम गलत काम करेंगे, दूसरों के फ्रीडम को अफेक्ट करेंगे, तो हमारे राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा और गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा देगी। ठीक है, तो पब्लिक ऑर्डर, पीस और मोरालिटी, ये कुछ सर्टन ग्राउंड्स है। केवल ऐसा नहीं है कि केवल ये 3 ग्राउंड है, बट और भी अदर ग्राउंड्स हैं। ठीक है, बस ये समझो, यहाँ पर आइडिया हमें ये लेना है कि हमारे राइट्स के ऊपर अलग अलग ग्राउंड्स के बेसिस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। क्लियर है? आगे, फ्रीडम टू असेंबल इज़ ऑल्सो टू बी एक्सरसाइज पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। जब हम लोग फ्रीडम टू असेंबल की बात कर रहे हैं ना, तो हम अगर इकट्ठा होना चाहते हैं तो देखो इकट्ठा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि हम ग्रुप बना करके कुछ काम कर रहे हैं, कुछ एक तरीके से जो है सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, असेंबल हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीसफुल तरीके से और बिना किसी आर्म्स के। ठीक है, बिना किसी आर्म्स के और पीसफुल तरीके से, इस तरीके से कि हम बाकी लोगों का जो फ्रीडम है उसको कोई कर्टेल नहीं कर रहे हैं, हम पूरी सोसाइटी के पीस एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारे पास फ्रीडम टू असेंबल है, तो इस चीज़ में भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। गवर्नमेंट में इम्पोज restrictions in certain areas, declaring the assembly of 5 और मोर पर्सन एज अनलॉफुल। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट सेक्शन 141 लगा देगी, और गवर्नमेंट सेक्शन 141 लगाने के बाद क्या होगा, गवर्नमेंट ने जब सेक्शन 141 लगाया तो उसके बाद 5 या उससे ज़्यादा लोग एक साथ असेंबल नहीं हो सकते। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जब किसी भी सोसाइटी में कुछ लड़ाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा गंभीर सिचुएशन हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाती है, तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि सोसाइटी में पीस दोबारा से लेकर आने के लिए इंश्योर करना होगा कि लोग दोबारा से इकट्ठा ना हो, तो इसलिए सेक्शन 141 लगा देगी। और सेक्शन 141 जब लगेगा तो फिर 5 या उससे ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फ्रीडम ऑफ असेंबली है, लेकिन जब अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेगी, जैसे सेक्शन 141 लग जाएगा, तो उस टाइम पर पीरियड में हम फ्रीडम ऑफ असेंबली को एक्सरसाइज नहीं कर सकते।
हम लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, उसको अनलॉफुल माना जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या है, अब एक और चीज़ है, हम कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन यहाँ पर भी जब गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पावर दे रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पावर दे रहे हैं, एंड सच पावर्स कैन ईजिली बी मिसयूज्ड बाई एडमिनिस्ट्रेशन। कभी कभी ये जो पावर मिलती है वो क्या हो सकती है, वो गवर्नमेंट मिसयूज़ कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन मिसयूज़ कर सकता है। कैसे, देखेंगे। द जेन्युइन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्ट और द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल मे बी डिनाइड परमिशन। तो कभी कभी क्या होता है, जब लोग जेन्युइन प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, जेन्युइन प्रोटेस्ट किसके खिलाफ करना चाहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट की एक्ट के खिलाफ या फिर पॉलिसी के खिलाफ, ठीक है, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आई या गवर्नमेंट ने कोई ऐसा स्टेप लिया जो लोगों को पसंद नहीं है, लोग जनरली प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, जेन्युइनली प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन डिनाई कर देगा। एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलेगा, नहीं नहीं, हम परमिशन आपको नहीं दे सकते, इसकी वजह से, आपके इस प्रोटेस्ट की वजह से पब्लिक ऑर्डर अफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, जेन्युइनली पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करना अधिकार है हम लोगों का। अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पीसफुल तरीके से हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और गवर्नमेंट ने अगर कुछ गलत काम किया है तो हम अपनी नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर हम जेन्युइनली यहाँ पर पीसफुल तरीके से भी प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और देन ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेशन हमें मना कर रहा है, तो क्या हुआ, तो ये हमारे राइट्स का वायलेशन हो गया। ये हमें हमारे जो राइट्स है उसको एक्सरसाइज करने नहीं दिया जा रहा है। ओके, सो इफ द पीपल आर अवेयर एंड विजिलेंट इन द रिगार्ड टू देयर राइट्स एंड चूज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच एक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सच मिस यूज मे बिकम रेयर। क्या कह रहा है कि जब अगर लोग अवेयर हो जाते हैं, अगर लोग जागरूक रहते हैं, अगर लोग विजिलेंट रहते हैं अपने राइट्स के प्रति कि ठीक है, उनको पता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट अलाउड है, कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें अधिकार दे रहा है कि हम पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, और तब भी अगर हमारे ऊपर हमें ये बोला जा रहा है कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमें मना करता है तो फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे कि आप कैसे मना कर रहे हो कि हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हमारा अधिकार है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है, आप मना नहीं कर सकते, हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे। हम चीफ मिनिस्टर की जो ऑफिस है उसके बाहर शांतिपूर्ण तरीके से बोर्ड के सामने बोर्ड वगैरह लेकर के, जिसमें हम कुछ नारे वगैरह लेकर के आएंगे, हम उसको करेंगे, क्योंकि ये हमें अधिकार मिला है। हम गवर्नमेंट की पॉलिसी से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर हम क्यों नहीं बोलेंगे गवर्नमेंट के सामने। ठीक है, आप इस चीज़ को नहीं कर सकते, आप हमें नहीं रोक सकते, क्योंकि हम पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम कोई प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर रहे हैं, हम किसी के राइट का वायलेशन नहीं कर रहे, हमारा जो राइट है हम उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो अगर हम विजिलेंट हो गए, अगर हमें खुद पता होगा कि हमारे राइट्स क्या हैं, तभी तो हम ये कर पाएंगे ना। अगर गवर्नमेंट हमारे राइट्स को कटेल करेगी, तभी तो हम लोगों को, हम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आवाज़ उठा पाएंगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, हमें ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, आपने नहीं दिया, और आप छीन नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। तो इसमें हम क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसमें बेसिकली हम एक चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि देखो, जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राइट्स की, राइट्स के साथ साथ में रिस्ट्रिक्शन भी बहुत सारे हैं हमारे, है ना। फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम में तो खास तौर पर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, हर राइट पर बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। तो ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी डिस्कस करेगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या हुआ, सम मेंबर्स हैड एक्सप्रेस देयर डिससेटिस्फैक्शन अबाउट रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट्स, कि राइट्स को इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट क्यों कर दिया गया है, उसके खिलाफ बहुत सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, जब हम राइट्स बना रहे थे उन पर रिस्ट्रिक्शंस भी ऐड कर रहे थे, तो बहुत सारे मेंबर्स ने इस चीज़ से डिससेटिस्फैक्शन जाहिर किया कि देखो हम सेटिस्फाइड नहीं है, इतने सारे राइट्स के ऊपर इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाना ठीक नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा। उसमें से, ऐसे मेंबर में से एक मेंबर का नाम यहाँ पर दिया हुआ है जो कि है सोमनाथ लहरी। तो सोमनाथ लहरी जी ने क्या बोला है, एक बार चलिए अंडरस्टैंड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि सोमनाथ लहरी जी किस तरीके से डिससेटिस्फाइड थे रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। ओके, मैं रीड करती हूँ, बस समझना है हमें चीज़ें, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। तो ये है इनकी फ़ोटो, सोमनाथ लहरी जी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रही थी 29 अप्रैल 1947, जब हमारे फंडामेंटल राइट्स बनाए जा रहे थे, फ्रेम करे जा रहे थे, और उसमें कुछ सर्टन ग्राउंड्स भी ऐड किए जा रहे थे जिसके आधार पर फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा था। तो उस टाइम पीरियड में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उन्होंने कुछ बोला। क्या बोला, आई फील दैट मैनी ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स हैव बीन फ्रेम्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पुलिस कांस्टेबल। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे जो राइट है फंडामेंटल राइट्स, वो फ्रेम करे गए हैं किसके पर्सपेक्टिव से, पुलिस कांस्टेबल से। देखो, पुलिस कांस्टेबल का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम अधिकार दे रहे हैं, और अधिकार के ऊपर तुरंत हम रेस्ट्रिक्शन भी लगा रहे हैं कि पुलिस इस तरीके से कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से लोगों को रोक सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन 141 लगा देगा तो असेंबली ऑफ 5 पीपल विल बी अनलॉफुल, है ना। और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट जब भी चाहेगी तो फिर हम
हमारे राइट्स को कर्टेल कर सकती है अगर हमारी कोई ऐसी एक्टिविटी है जो गलत है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एट द एंड पावर किसके हाथ में जा रही है? हमारे राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने की पावर किसके हाथ में गई? एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में गई, कि अगर हमने कुछ भी गलत करा तो तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन आकर के हमारे राइट्स को छीन सकता है कि नहीं? इसीलिए बोला जा रहा है कि हम बहुत ज़्यादा पुलिस कांस्टेबल के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोच रहे हैं कि जो है हर कंडीशन में जितना ज़्यादा हो सकता है पुलिस को पावर दी जा रही है और लोगों के राइट्स को एक तरीके से यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पर सोमनाथ लहरी जी पहली पॉइंट बोलते हैं, यू विल फाइंड दैट वेरी मिनिमल राइट्स हैव बीन कंसीडर्ड एंड आर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली फॉलोड बाय अ प्रोविजो। ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल इज फॉलोड बाय अ प्रोविजो विच टेक्स अवे द राइट्स ऑलमोस्ट कम्प्लीटली। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि बहुत मिनिमल राइट्स है जो हमने लोगों को दिए हैं। ठीक है, जब ये कह रहे हैं कि मिनिमल राइट्स है, इसका मतलब क्या है? एक तरफ तो हम लोग राइट्स दे रहे हैं और राइट्स के ऊपर तुरंत इतने सारे रिस्ट्रिक्शन भी लगा रहे हैं, तो इसकी वजह से ओवरऑल आइडिया क्या हुआ? ओवरऑल ये हुआ कि बहुत ही मिनिमम राइट है जो हम लोगों के पास है। ठीक है, जैसे राइट टू फ्रीडम की अगर हम बात करें या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें, इतने सारे रेस्ट्रिक्शन है कि पब्लिक मोरालिटी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, साथ ही साथ में फ्रेंडली रिलेशंस विद द फ्रेंडली स्टेट्स हो गया, एंड डिफामेशन हो गया, और अदर चीज़ें होगी। तो इतने सारे ग्राउंड्स यहाँ पर लेट डाउन करे गए, तो बचा क्या लोगों के पास फिर अधिकार? जब अधिकार दे रहे हो और इतने सारे ग्राउंड्स पर बोल रहे हो, गवर्नमेंट को पावर दे रहे हो कि तुम इन सब ग्राउंड्स पर लोगों के राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर लोगे, तो इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि देखो बहुत मिनिमल राइट्स हैं जो लोगों को दिए गए हैं, और हर प्रोविजन के बाद, हर राइट्स के बाद क्या है? प्रोविज़ो है। प्रोविज़ो का मतलब क्या है? प्रोविज़ो का मतलब है कि एक ऐसा प्रोविजन जिसके द्वारा रेस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। अ प्रोविज़ो विच टेक्स अवे द राइट्स ऑलमोस्ट कम्प्लीटली। तो राइट दिए, राइट के बाद रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। रेस्ट्रिक्शन की वजह से क्या हुआ? वे सोमनाथ लहरी कह रहे हैं कि देखो राइट्स के बाद रेस्ट्रिक्शन लगाने की वजह से ऑलमोस्ट राइट बहुत मिनिमम बचे लोगों के पास, और राइट्स तो ज़्यादातर तो तुमने छीन ही लिए क्योंकि तुमने रेस्ट्रिक्शन से इतनी लगा दी। ठीक है, गवर्नमेंट को पावर इतनी दे दी, पुलिस को इतनी पावर दे दी कि इन बेसिस पर तुम लोगों के राइट्स पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। ये चीज़ सोमनाथ लहरी बोल रहे हैं। व्हाट शुड बी आवर कॉन्सेप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? फिर वो बोलते हैं कि अब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, 1947 में देखो ये डिबेट चल रही थी, तो उस टाइम पीरियड में वो कहते हैं कि अब 47 में बैठ करके हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से देंगे। तो यहाँ पर हमें पहले सोचना होगा कि हमारा कॉन्सेप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारा जो आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है। कॉन्सेप्शन का मतलब क्या हुआ? आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर क्या है। तो फिर वो अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं। क्या कहते हैं? वी वॉन्ट टू इनकॉर्पोरेट एवरी वन ऑफ दोज राइट्स विच आवर पीपल वॉन्ट टू गेट। तो उन्होंने कहा कि देखो, उन्होंने अपना आइडिया दिया फंडामेंटल राइट्स का। वो कह रहे थे कि जितना ज़्यादा हो सकता है हमें हर राइट को अपने फंडामेंटल राइट में ऐड करना चाहिए, हमें हर वो राइट लोगों को देना चाहिए जो लोग चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि सोमनाथ लहरी चाहते थे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जितने ज़्यादा एक्सटेंसिव हो सके, जितने ज़्यादा वाइड हो सके, उतने ज़्यादा वाइड रखने चाहिए हमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने चाहिए बहुत ज़्यादा। और जो लोगों की नीड है उस नीड को हमें एज अ फंडामेंटल राइट ऐड करना होगा। ऐसा कौन कह रहे थे? ऐसा जब हमारे फंडामेंटल राइट्स बनाए जा रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो रही थी, रेस्ट्रिक्शंस पर डिबेट हो रही थी, तो ऐसा सोमनाथ लहरी कह रहे थे। और वो चाहते थे कि हमारे फंडामेंटल राइट जितने ज़्यादा वाइडेस्ट पॉसिबल हो सके, उतने ज़्यादा वाइड हो, उतने ज़्यादा एक्सटेंसिव हो। ठीक है, तो ये आइडिया था मोटे तौर पर। यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा सोमनाथ लहरी ने जो डिससेटिस्फैक्शन जताई है, वो जताई है रेस्ट्रिक्शंस के एक्सटेंसिवनेस के ऊपर, कि बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव तरीके से क्या किया गया है, रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं और पुलिस को पावर दी गई है ताकि वो लोगों को कर्टेल कर सके। एंड एज पर सोमनाथ लहरी वो चीज़ ठीक नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रही थी, इस तरीके से डिबेट हो रही थी। समझ पा रहे हो? तो बस ये समझो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारे फंडामेंटल राइट्स आज हमारे सामने हैं, वो किस प्रोसेस से होकर के आए हैं, वो बहुत ज़्यादा डिबेट और डिस्कशन के द्वारा होकर के आए हैं। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शंस को भी ईजिली ऐड करना, मतलब रेस्ट्रिक्शंस को ऐड करना भी बहुत ज़्यादा ईजी नहीं हुआ होगा, क्योंकि सोमनाथ लहरी के साथ साथ में और भी अदर मेंबर्स होंगे जो इन रेस्ट्रिक्शन से डिससेटिस्फाइड होंगे। तो इसलिए बहुत सावधानीपूर्वक तरीके से जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए होंगे, रेस्ट्रिक्शंस को ऐड किया गया होगा। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो हम ये समझ सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स लंबी डिबेट, लंबे डिस्कशन और हर मेंबर के जो ओपिनियन है उसको समझते हुए ही हमने बनाए हैं।
ठीक है, तो ये छोटा सा आइडिया था सोमनाथ लहरी का और उनका जो आइडिया है अबाउट द डिससेटिस्फैक्शन विद द रिस्ट्रिक्शन उसके बारे में। अब हम लोग अपने लास्ट राइट के बारे में समझ लेते हैं। जो लास्ट राइट हमें दिया हुआ है राइट टू फ्रीडम में, वो है राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड। तो देख लेते हैं एक बार क्या दिया हुआ है। Our constitution ensures that person accused of various offenses would also get sufficient protection। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये इंश्योर करता है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है, जिसको अभी जो आरोपी पर्सन है कि इसने कुछ गलत कर दिया, इसने एक क्राइम कर दिया पर्टिकुलरली, तो उस एक्यूज्ड पर्सन के सामने भी हमने उस एक्यूज्ड पर्सन को भी हम कुछ प्रोटेक्शन देते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ प्रोटेक्शन देता है। वो क्या है? वो है इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी क्राइम शुड गेट एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड वन सेल्फ। ठीक है, क्यों दिया गया है ऐसा? ऐसा इसलिए दिया गया है, देखो अभी तो वो आरोपी है ना, अभी तो वो एक्यूज्ड है। ठीक है, अभी गिल्टी तो प्रूव नहीं हुआ ना, अभी तो दोषी साबित नहीं हुआ। तो जब तक दोषी साबित नहीं हुआ तब तक तो हमें उसको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी ना कि वो अपने आप को डिफेंड कर पाए जज के सामने, वो बता पाए कि देखो वो चीज़ उसने नहीं करी, वो क्राइम उसने करा ही नहीं, है ना। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं? इसी चीज़ को कहते हैं फेयर ट्रायल। इस चीज़ को क्या कहते हैं? फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल का मतलब है निष्पक्ष तरीके से सुनवाई होनी चाहिए। जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, उसको भी सुना जाना चाहिए, उसके पक्ष को भी सुना जाना चाहिए और फाइनली तब जा करके डिसीजन लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है देन ऑल्सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 20 कुछ अधिकार देता है उस अरेस्टेड और एक्यूज्ड पर्सन को भी। ठीक है, उस एक्यूज्ड पर्सन को भी अधिकार देता है ताकि फेयर ट्रायल कोर्ट में हो सके। क्लियर है? तो अब हम 3 राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक बार देख लेते हैं वो कौन कौन से राइट है, एक एक करते हुए समझेंगे। नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। पहली बात समझ लो, कोई व्यक्ति एक्यूज्ड है, ठीक है, तो हम उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो अपने आप को डिफेंड करे, एक लॉयर लेकर के आए और अपनी बात को, अपने पक्ष को जज के सामने रखे। अब यहाँ पर अगर सपोज वो व्यक्ति दोषी पाया गया, तो क्या ऐसा है कि फिर उसको उसकी सज़ा 2 बार मिले, उस क्राइम की सज़ा 2 बार मिले? तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर व्यक्ति ने एक बार क्राइम करा है तो सज़ा एक ही बार मिलेगी। नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो वो कह रहा है सेम ऑफेंस के लिए, सेम क्राइम के लिए सज़ा एक ही बार मिलेगी, एक बार से ज़्यादा नहीं मिलेगी। एक ही क्राइम के लिए 2-2 3-3 बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती किसी को। समझ पा रहे हो? तो ये है हमारा सबसे पहला राइट जो एक्यूज्ड को मिलता है। दूसरा राइट क्या है? नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम अ बैक डेट। इसको समझ लो, सिंपल है बहुत, पढ़ते ही समझ में तो नहीं आया होगा ये बैक डेट क्या होती है, ये समझ में नहीं आया होगा, है ना। समझ लो, आज हमने एक लॉ लेकर आए हम लोग, हम ये कह रहे हैं कि आज से कोई भी स्मोकिंग करेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज तक जितने लोग स्मोकिंग करते हुए आए थे उसको पकड़ पकड़ के हम लोग जेल में डालेंगे। नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये राइट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट ये दे रहा है कि जब लॉ इम्प्लीमेंट होगा, जिस दिन से लॉ इम्प्लीमेंट होगा उस दिन से जो व्यक्ति ऐसा एक्शन करेगा जो पर्टिकुलर लॉ को वायलेट करे तो केवल उसी को सज़ा मिलेगी। उस लॉ के आने से पहले जितने लोगों ने ऐसा क्राइम कर रखा है या ऐसे एक्शन कर रखा है जो उस लॉ को वायलेट करता है, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। इट मीन्स दैट कि अगर आज से हम ये कह रहे हैं कि स्मोकिंग नहीं करी जा सकती, तो आज से बाद जो स्मोकिंग करेगा उसको सज़ा मिलेगी। आज तक जिसने स्मोकिंग करी है हम उसको सज़ा नहीं दे सकते, बैक डेट के एक्शन को हम सज़ा नहीं दे सकते, उस एक्शन को हम इलीगल डिक्लेयर करते हुए उसको सज़ा नहीं दे सकते हैं। क्लियर है? सिंपल सी बात है। और ये सेंस भी है कि आज से अगर कानून आज से लागू है तो आज से एक्शन को रिस्ट्रिक्ट करो ना, अब तक जो चला हुआ है उसको सज़ा क्यों दोगे? ठीक है, थोड़ा सा सेंसिबल भी है ये, रीजनेबल भी है। अब थर्ड पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, ये थोड़ा सा समझ लो, टाइम लग सकता है इसमें, 1-2 मिनट ले लेंगे हम लोग, लेकिन इसको ढंग से समझना। ठीक है, इस चीज़ को, ये जो पर्टिकुलर राइट है, नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, इस चीज़ को कहा जाता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। सेल्फ इनक्रिमिनेशन का हिंदी में मतलब होता है आत्म स्वदोष। मतलब एक तरीके से हो गया कि आप खुद को ही दोषी नहीं बता सकते। ठीक है, आप खुद को ही दोषी ठहरा नहीं सकते कि हाँ ये चीज़ मैंने करी है। इसको समझना, एक एक तरीके से हम चीज़ें समझेंगे लेकिन क्लियर हो जाएगी। सपोज़ यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप खुद के ही खिलाफ एविडेंस नहीं दे सकते, आप खुद के ही खिलाफ एक विटनेस नहीं हो सकते। आप कोर्ट में जाकर के खड़े होकर के आप खुद के खिलाफ विटनेस नहीं हो सकते, खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते कि हाँ जज साहब ये चीज़ मैंने ही करी है, मैंने ही करी है, ये जो मर्डर है या फिर ये जो क्राइम है ये चीज़ मैंने ही करी है। ठीक है, आप ये चीज़ नहीं कर सकते।
इसी चीज़ को कहा जाता है दैट राइट टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ठीक है, तो आप ओरल एविडेंस आप खुद के खिलाफ नहीं दे सकते। ठीक है, क्यों नहीं दे सकते? अगर आप ओरल एविडेंस भी दोगे, आप जज के सामने बोलोगे कि ये चीज़ मैंने ही करी है, तो ये चीज़ वैलिड नहीं मानी जाती। हमारे क्रिमिनल लॉ में ये चीज़ वैलिड नहीं मानी जाती है कि जो व्यक्ति एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर दोष लगा हुआ है, वही खुद आकर के बोल रहा है कि नहीं ये चीज़ मैंने ही करी है, मैंने ही करी है। ऐसा नहीं माना जाएगा। क्यों? इसके 2 से 3 रीज़न हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये, सपोज़ करो अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में जाकर के विटनेस बन रहा है अपने खुद के खिलाफ और बोल रहा है कि हाँ मैंने करा है, हाँ मैंने क्राइम करा है, तो ये ऐसा हो सकता है कि पुलिस ने उसके साथ बहुत ज़्यादा बड़ा टॉर्चर किया हो। ठीक है, और मार पीट पीट के उसको बोला गया हो कि देख कोर्ट के सामने जाकर बोल देना चुपचाप कि तूने ये क्राइम करा है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो किसी के फोर्स की वजह से या पुलिस के टॉर्चर की वजह से जाकर के बोल रहा हो कि ये चीज़ उसने करी है। भले ही उसने ना करी हो, लेकिन जस्ट बिकॉज वो एक्यूज्ड है तो वो जाकर के बोल रहा है कि जज साहब ये चीज़ मैंने करी है, क्योंकि पुलिस का टॉर्चर है। या ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने क्राइम किसी और ने करा हो, उसको पैसे दे दिए गए हो। सपोज़ कोई गरीब व्यक्ति है, उसको पैसे दे दिए गए और बोल दिया कि तू जा करके पुलिस के सामने जो है अपना जुर्म कबूल कर ले और जज के सामने भी बोल देना कि ये चीज़ तूने ही करी है। ठीक है, यू बिकम अ विटनेस, यू बिकम अ यू गिव ओरल एविडेंस अगेंस्ट योर सेल्फ। ठीक है, तो उसको बोला गया है तो ऐसा करना तो हम तेरे परिवार को देख लेंगे, हम तेरे परिवार वालों को पैसे वगैरह दे देंगे, बस तू क्राइम कर दे, तू ये बोल दे कि तूने ही ये क्राइम करा है। ठीक है, तू जा करके विटनेस बन जा खुद के खिलाफ। तो ये चीज़ क्या है, ऐसे भी हो सकती है, पैसे के लालच में भी हो सकती है। भले ही उसने क्राइम ना करा हो, लेकिन अगर वो जा करके ऐसा बोल देगा कि उसने ही ये चीज़ करी है और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो क्या ये जस्टिस होगा? ये जस्टिस नहीं होगा। इसीलिए हमारे क्रिमिनल लॉ ने प्रोविज़न क्या बना रखा है, हमारे क्रिमिनल लॉ ने ये प्रोविज़न बना रखा है कि अगर कोई एक्यूज्ड इंडिविजुअल खुद ये क्लेम कर रहा है कि वो चीज़ उसी ने करी है, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा स्टेटमेंट। वो एविडेंस वैलिड नहीं माना जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ये दोषी है या नहीं है, ये काम एविडेंसेस के बेसिस पर होगा और वो एविडेंस वो व्यक्ति खुद नहीं देगा अपने खिलाफ, पुलिस को इकट्ठा करने होंगे, तभी वो फेयर ट्रायल माना जाएगा। समझ पा रहे हो? ये चीज़ है। तो जब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसका मतलब ये है कि अगर हम पहली बात तो हम खुद के खिलाफ जाकर के गवाही नहीं दे सकते कि ये चीज़ हमने करी है। अगर हम कबूल भी करेंगे तो भी इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। पुलिस को ही एविडेंस देने पड़ेंगे, पुलिस को ही प्रूव करना पड़ेगा कि आपने ही ये क्राइम करा है, तभी जा करके वो चीज़ मानी जाएगी। समझ पा रहे हो? तो आपके पास ये राइट है कि आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन से अपने आप को बचा सकते हो। इसमें एक और पॉइंट समझो, यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि आपके पास राइट है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो इसमें एक और चीज़ है कि अगर सपोज़ आपको पुलिस ने बुलाया और पुलिस बोल रही है कि हम आपसे कुछ क्वेरीज़ पूछेंगे और आप उसका आंसर करना, और क्वेरीज़ पूछने के बाद वो क्राइम साबित हो सकता है कि आप ही ने किया होगा। ठीक है, तो फिर आपके पास ये अधिकार है कि आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन के राइट को यूज़ कर सकते हो और बोल सकते हो कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। मैं पुलिस को, जो पुलिस मुझसे पूछ रही है, तो मैं इसको जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि आपके पास अधिकार है राइट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन का। तो आप डिनाई कर सकते हो, आप साइलेंट रह सकते हो उस कंडीशन में, और इसलिए रह सकते हो क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको अधिकार दिया है। ठीक है, तो आपको कोई ज़बरदस्ती कंपेल नहीं कर सकता कि बता तूने ये किया है कि नहीं करा। नहीं, आपके पास ये अधिकार है, आप डिनाई कर दोगे सीधा सीधा पुलिस को कि आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या मैंने क्राइम करा है या मैंने ये मर्डर करा है, तो आप आंसर देने से मना कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल एविडेंस नहीं चलेगा, पुलिस को अलग तरीके से एविडेंस के बेसिस पर प्रूफ करना पड़ेगा। इसका सेंस ये है। ठीक है, समझ पा रहे हो? लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पर। एक चीज़ क्या है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर सपोज़ पुलिस आपसे पूछती है, पुलिस आपसे ब्लड सैंपल एक तरीके से इकट्ठा करवाती है, या फिर अगर पुलिस आपसे डीएनए सैंपल्स लेती है या फिर फिंगरप्रिंट्स लेती है, तो फिर तब भी क्या आप मना कर दोगे कि नहीं मैं ये नहीं दूंगा? नहीं, तब आप मना नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्यों मना नहीं कर सकते? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये एक्सेप्शन किया हुआ है कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन में आप ये मना नहीं कर सकते कि आप ब्लड सैंपल ना दो, आप डीएनए ना दो, आप फिंगरप्रिंट ना दो। क्योंकि अगर पुलिस को ये देखना है कि ये जो चाकू पर जो निशान है ये आपके है कि नहीं, कि आपके फिंगरप्रिंट है कि नहीं, तो आपका फिंगरप्रिंट देखना पड़ेगा ना पुलिस को। तो ऐसे एविडेंसेस पुलिस ले सकती है, आप ऐसे एविडेंस से मना नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ओरल एविडेंस के खिलाफ आप बिल्कुल चुप रह सकते हो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप आराम से चुप रह सकते हो। आपके पास ये अधिकार है। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन आपको ये अधिकार देता है कि आप खुद के खिलाफ विटनेस नहीं हो सकते, खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते।
ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर होगी और समझ में आ गया होगा कि राइट जो एक्यूज्ड है, अगर कोई इंडिविजुअल एक्यूज्ड है, देन ऑल्सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको कुछ सर्टेन अधिकार देता है और ये इंश्योर करता है कि हर किसी को फेयर ट्रायल मिले, और पुलिस का बर्डन है ये साबित करना एविडेंस के बेसिस पर कि किसी ने क्राइम करा है या नहीं करा। ओके, चीज़ें क्लियर होगी और इस तरीके से क्या हुआ, हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम हमारा हो गया है कंप्लीट, जिसमें हमने पूरी जानकारी ले ली है कि फ्रीडम क्या होता है, फ्रीडम की इंपॉर्टेंस क्या होती है और किस किस अलग अलग एस्पेक्ट में हमें अलग अलग आर्टिकल्स के द्वारा अलग अलग फ्रीडम हमें मिले हैं। ओके, इस तरीके से हमारा सेकेंड राइट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग अपने थर्ड राइट को कवर करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।